देखिए आपका पुलिस एक्ट में ये धारा 29 चल रही थी भाई। 29 में एक दो पॉइंट छूटा है, उसको बता दिया जाए तब आगे बढ़ा जाए। 29 आपका न्यायिक दंड से संबंधित है, ये याद रखिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस अधिनियम की धारा 29 के तहत कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए न्यायालय में पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। और यदि ये साबित हो गया कि पुलिस वालों ने ये गलती की है तो आपका मजिस्ट्रेट इनको दंडित करेगा। तो तमाम गलतियां बताई गई थी और लास्ट में दो गलतियां आपका और बची है। पहली आपका जो मिसकंडक्ट या गलती थी वह ये बची है कि अगर कोई पुलिस वाला कायरता का दोषी पाया जाता है तब भी उसे सेक्शन 29 के तहत दंडित किया जा सकता है। यानी कि अगर पुलिस वाला डरपोक हो गया, कायरता मतलब कायरता बरता, तो एक दो उदाहरण कायरता का देखना है जहां की पुलिस आपका कायरता बरती। जैसे कि आपका मान लीजिए कि ये सूचना मिलती है कि इस रास्ते से आपका डकैत आ रहे हैं, तो पुलिस को क्या कर्तव्य है पुलिस का कि उनका सामना करे और पकड़े कि भाग जाए। पकड़े और डर कर आपका रास्ता छोड़ देती है पुलिस, ताकि आपका डकैत आसानी से गांव की ओर चले जाएं और डकैती करके वापस आ जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस ने क्या बरती, कायरता। और इस कायरता के लिए एक तो धारा 7 के तहत विभागीय कार्यवाही हो सकती है, निलंबन, आपका डिमोशन, बर्खास्तगी और इत्यादि। और दूसरा उन पर न्यायालय में मजिस्ट्रेट के यहाँ मुकदमा चल सकता है और धारा 29 के तहत वे दंड के भागी होंगे। तो कितना दंड है? 3 मास के वेतन के बराबर आपका कारावास, या आपका 3 माह नहीं 3 मास के वेतन के बराबर जुर्माना, या 3 मास का कारावास, या दोनों। फिर एक बार देखिए, ये तो बताया गया आपका। दूसरा पॉइंट इसमें ये छूटा था कि अगर कोई पुलिस अधिकारी अपनी अभिरक्षा या कस्टडी में किसी व्यक्ति के प्रति अवैध शारीरिक हिंसा करता है, तो अब आपको दिमाग ये लगाना है कि अवैध शारीरिक हिंसा का मतलब क्या हुआ। तो अवैध शारीरिक हिंसा का मतलब ये हुआ कि पुलिस वाला किसी को पकड़ा है या अपनी कस्टडी में रखा है, अभिरक्षा में रखा है और उसको टार्चर कर रहा है। यानी कि या तो डंडे से मार रहा है या हाथ पैर से मार रहा है, जो भी मारे। तो पुलिस वाले आपका जानते ही हैं कि आपका पकड़ेंगे तो पहले दो चार अच्छी अच्छी प्रवचन सुनाएंगे, यानी कि गाली देंगे, और उसके बाद से आपका डंडे से मारते हैं। मारते समय ध्यान रखा जाता है कि कोई हड्डी न टूटे। यानी कि आपका जब जब पुरवैया बहे सुन आपका, तब तक दर्द मने उभर कर सामने आए। यानी कि मारा ये जाता है कि पैर के पीछे मारा जाता है, आपका तलुए में या पीछे या हाथ के पीछे, ताकि भले ही आपका चमड़े में सूजन आ जाए मांस में, लेकिन एक भी हड्डी न टूटे। क्योंकि हड्डी टूटेगी तो जवाबदेही होगी कि अभियुक्त की हड्डी कैसे टूट गई। वैसे भी पुलिस जवाब दे देती है कि मैं पकड़ने जा रहा था, तब तक छत से कूद गया और इसका हाथ पैर टूट गया, मैं क्यों मारूंगा? मैं इतना ईमानदार हूँ कि मैं मारूंगा? और जबकि मार कर क्या करते हैं हाथ पैर, यहाँ तक कि कई बार तो आपका यूपी में ही मारकर थाने में मृत्यु भी कारित कर देते हैं। और आपका कहते हैं कि ये तो आत्महत्या कर लिया या दूसरे कारण से मर गया। आप गोरखपुर कांड भी देख सकते हैं, पुलिस इतना मारी कि आपका मर गया वह व्यक्ति, और वरिष्ठ अधिकारी डीएम कह रहे हैं कि भाई भागा पुलिस को देखकर, पैर फिसल गया, सिर में चोट आई।
और स्वाहा हो गया। जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो पता लगा कि डंडे के निशान आपका हाथ पर और सिर पर और शरीर पर है। अगर डंडे के निशान नहीं रहते, केवल सिर पर चोट रहती, तो पुलिस अपनी कहानी बना देती। यानी कि पुलिस का काम ही है जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को क्या साबित करना, जिंदा। आज भी यही कर रही हैं। ये राज माने अंग्रेजों के जमाने के समय भी राजभक्ति दिखाती थी, आज भी राजभक्ति ही दिखा रही है। और यूपी में कानून भी नहीं बदला, वही परंपरा चल रही है, जबकि आपका उत्तराखंड कानून अपना नया बना लिया है। तो अवैध हिंसा पर तमाम केस आए, और जहां तक केसों की बात है, आपका जो सबसे महत्वपूर्ण केस पढ़ना है वह आपका डीके बसु का, यानी कि दिलीप कुमार बसु का। दिलीप कुमार बसु वर्सेज पश्चिम बंगाल राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने आपका काफ़ी गाइडलाइंस जारी किया पुलिस के लिए, और उसमें जो हिंसा की जाती थी उसको पूरी तरह अवैध माना। और तब से कुछ हिंसा रुकी थोड़ा बहुत, लेकिन आज भी कह सकते हैं कि पुलिस द्वारा हिंसा क्या है, अभिरक्षा में लेकर जारी है। अब ये है कि कोई लड़ने वाला मिल जाए तो पुलिस को भी पानी पिला देता है, और न लड़ने वाले मिले तो भाई उस जब पुलिस पर मुकदमा करिए तो देखिए आपका पैर पकड़ लेगी। यानी कि मरता क्या न करता, यानी कि मजबूरी किसका नाम है, महात्मा गांधी की कि आपका अरे ये सब याद जरूर रहेगा। अरे आप मजबूरी आपका नाम है कि आप मैंने पूरा घर बार छोड़कर मजबूरीवश पढ़ाई के लिए यहाँ आ गई है, या सभी लोग आ गए, इसको भी मजबूरी कहा जाता है। भाई ये तो मजबूरी है कि भाई इतने दूर हम आए हैं, किसके लिए, पढ़ने के लिए, गढ़ने के लिए नहीं। तो गढ़िए उड़िए ना भाई, क्या करिए, पढ़िए। तो देखिए आपका यानी कि जो थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री, यानी कि जो टार्चर थाने में किया जाता था उसके लिए गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, और सभी आपका अवैध बल के प्रयोग पर रोक लगाई, और काफ़ी आपका दिशा निर्देश दिया। किस केस में, आपका किताबों में संविधान में पढ़ेंगे तो दो दो तीन तीन पन्ने में मिलेगा, अब यहाँ उतना संभव नहीं है। एक लाइन में बता देना है कि अवैध हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्त रुख अपनाते हुए ये तमाम अवैध हिंसा को प्रतिबंधित किया स्ट्रिक्टली। और किस केस में आपका, तो दिलीप कुमार बसु के केस में, यानी कि डीके बसु के केस में। आइए आपका दंड बता ही दिया गया है, कल से ही बताया जा रहा है पूरा एक एक शब्दों को। तो धारा 29 के तहत आपका जो ये आपका कह सकते हैं कि प्रावधान है, उसमें दंड कितना मिलेगा पुलिस वाले को, और ये न्यायालय दंडित करता है तो 3 मास से वेतन के बराबर जुर्माना लग सकता है, या 3 मास का कारावास, या दोनों। अब आइए आगे देखा जाए धारा 30। धारा 30 की जहाँ तक बात है, पिछली बार जो आपका प्री में भी क्वेश्चन बना था कि धारा 30 और धारा 30 का, यानी कि सेक्शन 30 का क्लाज वाइज भी बनता है, और क्लाज 4 से क्वेश्चन बना था। देखिए आपका धारा 30 जब भी पढ़िए तब ऐसी दशा में आपका पहले तो एक लाइन जानिए, क्योंकि कोरिलेशन भी यहाँ ज़्यादा है। धारा 30 जब भी पढ़िए आपका इसी की पूरक धारा 30A है, और आपका इसमें है क्या, यानी कि अगर लोक जमाव किया जाए या जुलूस निकाला जाता है तो ऐसी दशा में आप लोक जमाव के लिए या जुलूस के लिए परमिशन लीजिए, अनुज्ञप्ति लीजिए, लाइसेंस लीजिए, और जो लाइसेंस में शर्तें हैं, कंडीशन हैं, जो प्रतिबंध हैं, कानून ये कहता है कि उन्हीं प्रतिबंधों के अनुसार आप जुलूस निकालिए। अगर आप उन प्रतिबंधों का उल्लंघन करके
उन शर्तों का उल्लंघन करके जमाव करते हैं, जलूस निकालते हैं, तो सेक्शन 30A बना है। और अब वह जलूस क्या होगा, वह जमाव क्या होगा और उसके बाद क्या होगा, तो जब भी इसको पढ़ना है, एक संविधान का अनुच्छेद 19 पढ़ना है, फिर आपका सीआरपीसी की धारा 129 पढ़ना है, 130 पढ़ना है, 131 पढ़ना है, 132 पढ़ना है। फिर एक बार देखिए, यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पढ़ना है, 19 पढ़ना है। फिर आपका सीआरपीसी की कौन सी धाराएं, 129, 130, 131, 132 और फिर सीआरपीसी की धारा 144 भी पढ़ना है और फिर 144 ये भी पढ़ना है। इसी के साथ जो आईपीसी की धाराएं हैं, आईपीसी की धारा 141 से लेकर मुख्य रूप से 160 तक के प्रावधान हम देखेंगे, यानी कि 141 से लेकर 160 तक। यानी कि फिर कोरिलेट कर लीजिए, अभी धारा 30 और 30 के पहले क्या क्या पढ़ना है और कैसे टकराव होता है। तो अनुच्छेद संविधान का कौन देखना है, 19, सीआरपीसी की 4 धाराएं, फिर आपका सीआरपीसी की 2 धाराएं 144, 144 से और आईपीसी की कहां से कहां तक, 141 से लेकर 160। अब पहले कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया जाए, फिर सीआरपीसी और फिर आईपीसी और अंत में पुलिस एक्ट का जो बेयर एक्ट है, एक एक शब्दों को समझाया जाएगा। मेंस में भी एक क्वेश्चन आता है, मेंस में लिखते समय संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लेख जरूर करिएगा और तब ये धारा 30 लिखिएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारत के प्रत्येक नागरिक को दी गई है। यानी कि भारत के प्रत्येक विदेशी को नहीं, किसको, केवल भारत, भारत के प्रत्येक नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें एक स्वतंत्रता ये है कि भारत का प्रत्येक नागरिक शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियार के, यानी कि बिना आयुध के सभा कर सकता है और जुलूस निकाल सकता है। तो सभा स्थिर रहती है, जुलूस चलायमान रहता है, ये याद रखें। सभा अगर की जाती है तो स्थिर रहती है, मतलब एक जगह बैठ के की जाती हैं। और जुलूस क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो वह चलायमान कहा जाता है, माने एक स्थान से कहाँ जाता है, दूसरे। अब समस्या देखिए क्या आती है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को असेंबली करने, यानी कि आपका सभा करने और जुलूस निकालने का ये मौलिक अधिकार है, लेकिन बिना हथियार के और शांतिपूर्ण तरीके से, ये मूल अधिकार है। अब समस्या ये आई कि अगर इस सभा से और इस जुलूस से पब्लिक आर्डर, यानी कि लोक व्यवस्था या जो पब्लिक सिस्टम है या लोक व्यवस्था डिस्टर्ब हो रही है या राज्य कोष की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो राज्य को भी अधिकार है कि ऐसे जमाव को, ऐसे जुलूस को रोक सके। फिर एक बार देखिए, फिर एक बार हम शुरुआत कर रहे हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण तरीके से और बिना हथियार के सभा करने और जुलूस निकालने का आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकार है। लेकिन राज्य को भी ये शक्ति प्राप्त है कि अगर इस जुलूस से लोक व्यवस्था डिस्टर्ब होती है, राज्य की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है इत्यादि, तो इस जुलूस पर प्रतिबंध लगा दे। और ये भी है कि अगर राज्य को लगता है कि सभा होगी, जुलूस होगा, तो अनकंट्रोल हो सकता है, अनियंत्रित हो सकता है, दंगा बलवा, विध विरुद्ध जमाव हो सकता है,
तो राज्य के कर्मचारी ये अपेक्षा कर सकते हैं कि आप जब भी जुलूस निकालिए, जब भी सभा करिए, आप क्या करिए, आप हमसे अनुज्ञा लीजिए, परमिशन लीजिए, लाइसेंस लीजिए, और लाइसेंस मैं दूं तभी निकालिए, जुलूस सभा करिए, अन्यथा न निकालिए। और लाइसेंस में जो शर्तें हमने लगाई हैं, उन शर्तों का पालन करते हुए ही आप सभा करिए या जुलूस निकालिए। ये तमाम आपकी समस्याएं राजनीतिक भी आती हैं। आपका तमाम देश में कई नेता गए आपका सभा करने, और सरकारों और प्रशासन ने सभा की अनुमति नहीं दी। बस ये दिखाया कि लोक व्यवस्था इससे क्या होगी, इनके भाषण और आने से डिस्टर्ब हो सकती है, तो मुंह बंद कर दिया जाता है। लेकिन आपका फिर वही है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं लोग, ये तो हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट, यानी कि एक तरह मौलिक अधिकार है, तो दूसरी तरह उस पर क्या है, प्रतिबंध है। प्रतिबंध उचित है कि नहीं है, इसकी जांच सदैव आपका न्यायपालिका करती है। प्रशासन को तो मौका मिलना चाहिए, आपकी जुबान पर क्या लगा देगा, ताला। तो वर्तमान समय में देखिए, हमारे जो नेता हैं कांग्रेस के, राहुल गांधी जी, वो तो हमेशा चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि मोदी ने हमें बोलने से क्या किया, रोक दिया, संसद में भी रोका, और कहाँ रोका, बाहर भी फोन टेपिंग हो रही है, मैं बोलूं तो कैसे बोलूं, पता ना ये पेगासस का मामला रिकॉर्ड कर ले। और अब तो अखिलेश यादव जी ने भी आरोप लगा दिया है कि हमारे फ़ोन क्या हो रहे हैं, योगी सरकार द्वारा लगातार टेप हो रहे हैं। तो अलग बात है, यानी कि बोलने की एक तरफ आज़ादी है, तो दूसरी तरफ क्या है, प्रतिबंध। अब आइए, अब ये आपका संविधान बताया गया, अब आपका सीआरपीसी देखना है। सीआरपीसी की जो धारा है 129 देखना है कि अगर किसी सभा की अनुमति दी गई और जुलूस की अनुमति दी गई या जुलूस की, और वह सभा या जुलूस अनलॉफुल हो गया, विधि विरुद्ध हो गया, यानी कि आपका उसका उद्देश्य सही था, लेकिन बाद में उसका उद्देश्य लोगों का क्या हो गया, गलत, तो सीआरपीसी की धारा 129 के तहत ऐसी सभा या जुलूस को तितर बितर होने का आदेश दिया जाएगा, तो लोगों का ये कर्तव्य होगा कि जुलूस से भाग जाएं, और नहीं भागते हैं तो सीआरपीसी 129 के तहत अब किस बल का प्रयोग किया जाएगा, सिविल बल, यानी कि राज्य का बल, पीएसी हो गया, पुलिस हो गई, लठियाएगी लोगों को, खूब लठियाएगी, और भगाने के लिए अंत में पानी की बौछार आंसू गैस, अंत में गोली भी चला देगी। तो गोली चलाने के नियम भी पैरा में हमें पढ़ना है कि कैसे गोली कब चलानी चाहिए। दूसरा देखिए, अगर ये लगता है कि सिविल बल से स्थिति नहीं संभलेगी, तो केंद्रीय बल या सशस्त्र बल को लगाया जाएगा, और ऐसे जमाव या जुलूस को तितर बितर किया जाएगा। तो किस धारा में सशस्त्र बल का प्रयोग, 130। अब 131 सशस्त्र बल आ गया है, लेकिन कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही नहीं है जो सशस्त्र बल को आदेशित कर सके, तो उस सशस्त्र बल का जो माने कमांडर होगा, सशस्त्र बल उसी के दिशानुसार कार्य करेगा। वैसे जो केंद्रीय बल जिले में नियुक्त होते हैं, नियम जान लीजिए कि जो सबसे ऊपर का कार्यपालक मजिस्ट्रेट वहां मौजूद होगा, उसके आदेश के अनुसार ही केंद्रीय बल या पुलिस काम करेगी। यानी कि अगर डीएम है तो किसके आदेश से, डीएम के, डीएम नहीं है तो एडीएम देखा जाएगा, एडीएम नहीं है तो किसके आदेश से, एडीएम के आदेश से, यानी कि सबसे उच्चतर पक्ष का। और कोई न हो तो कौन हैंडल करेगा, आवश्यकता पड़ेगी तो उस सशस्त्र बल का कमांडिंग अफसर। और जितना ये सब लाठी गोली आपका चलाए रहेंगे,
बहुत बड़ा संरक्षण इनको कहाँ मिला है 132 में, कि जब तक कि सरकार इजाज़त न दे दे तब तक इन पुलिस वालों और केंद्रीय बल पर एफआईआर ही नहीं होगा। याद रखिए, यानी कि खूब लाठी से मारिए लोगों को और इनके खिलाफ एफआईआर नहीं। क्यों? क्योंकि सीआरपीसी की कौन सी धारा इनके लिए छाता का काम करती हैं, अम्ब्रेला का काम करती हैं, कि खुलकर लाठी चलाओ दंगाइयों बवालियों और बेविरोध जमाव वालों पर, और तुम्हारे खिलाफ जब तक सरकार नहीं चाहेगी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो कौन सी धारा कहती है? 132। अगर राज्य का बल है तो किसके परमिशन से मुकदमा दायर होगा? राज्य सरकार। और केंद्रीय बल है तो केंद्र सरकार। यही नियम आपका माने जो सेना वाले हैं और अर्धसैनिक बल हैं उनको तमाम छूट मिली है, चाहे वह जम्मू कश्मीर हो, नागालैंड हो। नागालैंड में भी आपने देखा कि उग्रवादी मने के संदेह में 13 निर्दोष मारे गए, लेकिन एक भी एफआईआर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जब तक केंद्र सरकार अनुमति नहीं देगी तब तक सेना पर एफआईआर नहीं। जम्मू कश्मीर में भी जब वह राज्य था तो ये विवाद हमेशा उठता था। सैनिक आपका मने कह सकते हैं कि कुछ अत्याचार भी करते थे, तो जब तक केंद्र सरकार अनुमति नहीं देती थी, पुलिस एफआईआर नहीं करती थी। कई मामलों में किया गया तो वे लोग सैनिक आ गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर को ही रद्द करा दिए। बहुत विवाद उत्पन्न हुआ था। आपका कई बार ये विवाद उत्पन्न हुआ कि सेना पर पुलिस ने वहाँ के क्या कर लिया था, एफआईआर, और सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर क्या कर दिया, रद्द। कि बिना परमिशन के एफआईआर कैसे? बहुत बड़ा संरक्षण है ये। तो इस प्रकार आपका जो अवैध जमाव या अवैध जुलूस को दबाते हैं लोग, यानी कि या तो केंद्रीय बल हो या राज्य का बल हो, तो ऐसे दबाने में जो बल या हिंसा का प्रयोग करेंगे उसके लिए बिना सरकार की इजाज़त के उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दिमाग बैठा रहे। अब आइए 144 सीआरपीसी बहुत पॉपुलर भी धारा है। 144 लागू हो गई धारा सुनते हैं, यानी कि आदेशित किया गया कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित न हो, या आपका यानी कि दंगा हो जाए, बलवा हो जाए, इत्यादि हो जाए, शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना है, कोई व्यक्ति जुलूस निकालने के लिए उतावला है, सभा करने के लिए, तो एक प्रावधान प्रशासन के पास है कि कौन सी धारा लगा दिया जाए, सीआरपीसी की 144, और कह दिया जाए कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्रित नहीं हो। तो जुलूस कहाँ से निकलेगा भाई? जुलूस तो हजारों में सैकड़ों में निकलेगा और कितने से अधिक एकत्रित नहीं हो सकते। अब 144 ए आ जाइए। 144 ए के तहत कुछ दशाओं में आयुध या हथियार सहित आपका पीटी परेड, यानी कि आप या आपका प्रशिक्षण पर रोक लगाई गई है, यानी कि व्यायाम और प्रशिक्षण पर रोक लगाई जा सकती है कि आप हथियार के सहित न तो व्यायाम करेंगे और न ही लोगों को ट्रेनिंग देंगे, आपका जुलूस भी नहीं निकालेंगे। ये 144 ए में है। अब आपका आईपीसी में इसलिए जाना है कि जो ये जमाव के लिए अनुज्ञप्ति दी गई जुलूस के लिए, अगर ये अनकंट्रोल हो गया तो 141 में विध विरुद्ध जमाव कहलाएगा, और यही जमाव वाले बल का प्रयोग करने लगे या हिंसा का प्रयोग करने लगे तो 146 में इसे क्या माना जाएगा? आईपीसी में बलवा, यानी कि विध विरुद्ध जमाव हुआ और हिंसा बल करने लगे सब जुलूस वाले तो क्या होगा? बलवा। और बिहार में पूछा भी गया था बलवा कहाँ परिभाषित है आईपीसी में? 146। तो भाई यानी कि कुल मिलाकर जो ये जुलूस और आपका सभा का प्रावधान था,
जो सीआरपीसी में प्रावधान था, जो आपका संविधान हमारा फंडामेंटल राइट देता है, आईपीसी उसके लिए सजा का प्रावधान करती है। तो पुलिस एक्ट की धारा 30 और 30A ये बताएगी कि आपका जुलूस आप कैसे निकालेंगे, सभा कैसे करेंगे, परमिशन कैसे लेंगे, किससे परमिशन लेंगे, और बिना परमिशन के अगर जुलूस या सभा निकालते हैं तो क्या परिणाम होगा। इसी बात को हमें कहाँ कहाँ पढ़ना है, धारा 30 और 30A में। धारा 30A 30 की पूरक है, यानी कि धारा 30 केवल और केवल किसके लिए लागू होगी, 30 के लिए, यानी कि 30 का उल्लंघन करना कहाँ आ जाएगा, 30A में। अब सही रहेगा आपका। देखिए अब टेक्निकल जो बातें हैं आपका, उन बातों पर गौर करिए। अब धारा देखिए टेक्निकल, लगभग सभी बातें सामान्य हम बता चुके हैं। अगर इतनी बातें आपके दिमाग में बैठी हैं तभी धारा 30 और 30A आएगी। वैसे रट्टू मारने वाले तो भाई धारा, लेकिन कंसेप्ट जो बताया गया उसी आधार पर आपका कौन सी धाराएं चलेंगी, 30 और 30A। देखिए आगे भाई, पिछली बार आपका क्वेश्चन भी फिर एक बार बता दिया जाए। धारा 30 का क्लाज 4 बना था और क्लाज वाइज या खंड वाइज क्वेश्चन आया था। तो भाई जहाँ जहाँ खंड है थोड़ा खंड वाइज भी तैयार करते रहिए। खंड दिया था, अभी हम खंड बताएंगे उसको। देखिए पहले शुरुआत किया जाए। लोक धारा 30 देखिए भाई, बेयर एक्ट आपका लोक जमाओं और जलूसों का विनियमन माने रेगुलेट करना और उनके लिए अनुज्ञप्ति देना, यानी कि लाइसेंस देना। तो लाइसेंस भी समझिए, लाइसेंस का मतलब, अनुज्ञप्ति का मतलब ये होता है कि जो कार्य अवैध है, अगर आपको लाइसेंस मिल गया तो वह कार्य वैध हो जाता है। जैसे वाहन चलाना अवैध है लेकिन आपको लाइसेंस मिल गया तो वह क्या हो गया, वैध। शराब बेचना अवैध है लेकिन लाइसेंस या अनुज्ञप्ति हिंदी में कहा जाता है, अनुज्ञप्ति मिल गई तो वह क्या हो गया, वैध। अफीम की खेती करना अवैध है और सरकार लाइसेंस दे दी तो क्या हो गया। जैसे गाजीपुर तमाम माने गाजीपुर में भी अफीम की खेती सरकार करवाती है। आपका प्रयोग और दवाओं के लिए सभी लोग नहीं कर सकते, जो क्या पाए हैं लाइसेंस। आप करेंगे तो बहुत कड़ी कड़ी सजा है, चले जाएंगे जेल। तो अफीम उफीम और चरस उरस नहीं बोना है। आपका कोदो और प्याज और टमाटर और क्या बोते रहिए, और क्या सब्जी बनाती हैं भाई, आपका एक तो कोदो हो गया, दूसरा टमाटर, प्याज काटना ही है, और आपका आलू बोइए, आपका कह सकते हैं गोभी बोइए, लेकिन अफीम गांजा नहीं। हाँ चलिए भाई आगे देखिए भाई, धारा 30 शुरू किया जाए। अब तो अनुज्ञप्ति आ गया ना समझ में। अनुज्ञप्ति मतलब फिर एक बार देखिए, नए लोगों को भी भाई लेकर चलना है, पुराने लोगों को तो एक लाइन में बता दिया जाएगा, आ जाएगा। तो अनुज्ञप्ति मतलब ये हुआ कि जो कार्य सही नहीं होता, अगर लाइसेंस दे दिया गया तो अब वह कार्य क्या हो जाएगा, सही। बस आगे देखिए। अब फिर एक बार हेडिंग देखिए तो खंडवाइज याद रखिएगा। लोक जमाओं और जुलूसों का विनियमन और उसके लिए अनुज्ञप्ति देना। पहला खंड देखिए, पुलिस का जिला अधीक्षक यानी कि एसपी, अपर जिला अधीक्षक, संयुक्त जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक लोक सड़कों पर या लोक मार्गों पर या आम रास्तों में सब जमाव और जुलूसों के आचरण को अवसर पर यथा अपेक्षित रूप में निर्दिष्ट कर सकेगा और वे मार्ग जिनसे और समय जिन पर ऐसे जुलूस निकाले जा सकेंगे विहित कर सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एसपी रैंक का अधिकारी है, जो लोक सड़क है यानी कि सार्वजनिक सड़क है, या बात न करिए भाई, लोक मार्ग है यानी कि सार्वजनिक मार्ग है,
या आम रास्ता है, आम रास्ता माने जिस पर आम लोग जाते जाते हैं, वहाँ अगर जमाव होता है या जुलूस निकलता है तो ऐसी दशा में वह जमाव कहाँ होगा, वह जुलूस कहाँ से निकलेगा और किस समय निकलेगा और किस मार्ग से होते हुए जाएगा, ये कौन निर्धारित कर सकता है? एसपी स्तर का अधिकारी। तो कौन कौन है? आपका एसपी, संयुक्त एसपी, सहायक एसपी, आपका कह सकते हैं कि अपर एसपी, ये लोग फिर एक बार समझिए। पहला खंड मुख्य रूप से ये बताता है कि जो पुलिस अधीक्षक स्तर का पुलिस अधिकारी है, वह जो जुलूस या निकलेगा या जो सभा की जाएगी उसका उसको रेगुलेट कर सकता है। और अगर ये जुलूस किसी सार्वजनिक सड़क पर, सार्वजनिक मार्ग पर या आम रास्ते पर निकलता है तो किस समय ये सभा होगी, कितने टाइम तक होगी, ये निर्धारित कर सकता, किस स्थान पर होगी ये निर्धारित कर सकता है। अगर जुलूस निकल रहा है तो कब जुलूस निकलेगा, किन मार्गों से होकर जाएगा और कितने समय तक जुलूस बना रहेगा, ये एसपी स्तर का अधिकारी निर्धारित कर सकता है। ज़्यादातर विवाद इसी मामले में होते हैं कि रास्ता इधर बनाया गया और लोग ज़बरदस्ती कहते हैं कि हम कहाँ से जुलूस ले जाएंगे, ले जाना है पूरब से और मोड़ देंगे कहाँ, आपका पश्चिम। इसीलिए ज़्यादा विवाद होता है आपका जुलूस उलूस निकलने में। जुलूस का रास्ता तय रहता है पहले से, किसी रास्ते से आप क्या निकालेंगे। और लोग क्या करते हैं कि आपका पुलिस को धत्ता बताते हुए और जुलूस का रास्ता क्या कर देते हैं अपने मन से, जो नेता परेता रहते हैं मोड़ देते हैं, उसके बाद भाग जाएंगे और लठियाए कौन जाएंगे, कार्यकर्ता। तो आगे देखिए भाई आपका दूसरा खंड देखिए, दूसरा खंड देखिए, दूसरा भी काफी महत्वपूर्ण है, तीसरा भी चौथा भी, हर एक खंड ही महत्वपूर्ण है। देखिए आपका वह यह समाधान होने पर कि किन्हीं व्यक्तियों या किन्हीं व्यक्तियों के वर्ग का किसी ऐसी सड़क, मार्ग या आम रास्ते में ऐसा कोई जमाव बुलाने या एकत्र करने या ऐसा कोई जुलूस बनाने का आशय है जिसकी बाबत जिले के या जिले के उपखंड के मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि यदि वह अनियंत्रित रहा तो शांति भंग होने की संभावना है, तो साधारण या विशेष सूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे सम्मेलन को बुलाने या एकत्र करने वाले या ऐसे जुलूस का निदेशन या संप्रवर्तन करने वाले व्यक्ति लाइसेंस के लिए आवेदन करें। यही पॉइंट आपको थोड़ा समझना अच्छे से। अगर ऐसे पुलिस अधिकारी को ये आशंका हो गई कि ये जो जुलूस निकलेगा, सभा होगी, इससे आपका ये जो जुलूस निकलेगा, सभा होगी, इससे शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना है, यानी कि समाज की शांति व्यवस्था क्या हो सकती है, भंग। और डीएम या एसडीएम यानी कि जिला मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी कि ये जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, चाहे डीएम या एडीएम, इनकी राय है कि अगर ये जुलूस अनियंत्रित हो गया तो शांति क्या कर देगा, भंग। तो पुलिस ऐसे लोगों को सूचना कर देगी जो जुलूस निकालना चाहते हैं, उनके मुखिया को साधारण या विशेष तौर पर सूचना देगी कि आप लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दीजिए और डीएम या एसडीएम से लाइसेंस लेकर ही जुलूस निकालिए। फिर एक बार इसको देखिए। अगर पुलिस अधिकारी को ये आशंका है कि अगर ये जुलूस या सभा जो की जाएगी यह क्या हो सकता है, अनकंट्रोल, और अनकंट्रोल हो जाएगा, तो ऐसी दशा में ये जरूरी, अगर डीएम को या एसडीएम को लगता है कि भाई ये जुलूस जो निकलेगा, सभा होगी, अनियंत्रित हो जाएगी, अतः ऐसी दशा में
शांति व्यवस्था भी क्या हो सकती है, समाज की भंग। तो ये जो पुलिस अधिकारी हैं, ये किससे अपेक्षा करेंगे? जो जुलूस निकालने वाला है या सभा करने वाला है कि आप डीएम या एसडीएम के यहाँ आवेदन दीजिए और आवेदन देकर जुलूस निकालने या आपका सभा करने के लिए लाइसेंस ले लीजिए, अनुज्ञप्ति ले लीजिए। अब अनुज्ञप्ति देखिए, अनुज्ञप्ति अगर दी गई है तो भाई आपका ये होगा कि अनुज्ञप्ति अपराध होगा। तो जैसे कि आपका तमाम आंदोलन होते हैं, तो भाई आपका चांस और हिंदी इंग्लिश को लेकर भी आपका आंदोलन किया गया था और हम भी उस आंदोलन में शामिल थे। और फिर ये की वैकेंसी आएगी तो इस बार हमारे स्वयं के द्वारा आपका जो आपका चार चांस है, इसको चैलेंज किया जाएगा, हारा जाएगा या जीता जाएगा। जब तक अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कहाँ से पता लगा कि हारे या जीते। तो भाई आपका इतना नेता परेता प्रचार के लिए आए हैं कि दिन काम आएंगे। भाई आप कम पैसा लीजिए, हमारी बात को रखिए, और नहीं रखेंगे तो अगली बार क्या करेंगे? हाँ, आने ही नहीं दिया जाएगा। और क्या भाई, आखिर आ रहे हैं तो कुछ हमारे कम पैसे में काम करिए। आपसे तो पैसा लिया नहीं गया कि आकर अपना प्रचार यहाँ करिए आपका। तो इस बार चैलेंज किया जाएगा। जहाँ तक हिंदी इंग्लिश की बात है, अभी ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है। भाई हम लोगों ने ये मांग की थी कि 100 नंबर का हिंदी जे में किया जाए और 100 नंबर का इंग्लिश। अब ये जो इसके लिए राज्यपाल से मिला गया, आपका मुख्यमंत्री से भी हम मने मने लोग मिले यहाँ के जाकर, वहाँ विधायकों से मिले, आश्वासन मिला कि आपकी बातों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। फिर आपका विधान परिषद में ये मुद्दा उठवाया भी गया था। तो जो विधान परिषद में सरकार के मंत्री ने जवाब दिया, वह लिखित में दिया और वह जवाब हमारे पास है। उन्होंने ये जवाब दिया कि ये जो प्रस्ताव हैं, ये उच्च न्यायालय को भेज दिया गया है। अब उच्च न्यायालय क्या करता है तो अभी आपका क्लियर नहीं है। कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 100 नंबर का हो गया और कुछ लोगों का कहना है कि अभी कुछ नहीं हुआ है। तो जब तक वैकेंसी नहीं आएगी तब तक अभी क्लियर नहीं होगा। यानी कि राज्य सरकार ही केवल संशोधन नहीं कर सकती जे में, राज्य सरकार केवल रिकमेंड कर सकती हैं और नियमों में या सिलेबस में संशोधन करना आपका हाई कोर्ट का अधिकार है। हाई कोर्ट जब तक रजामंद न हो, एक मने आयोग के भी बस की बात नहीं है। तो हम लोग आयोग पर भी धरना दिए। आपका 1.5 से 2 लाख रुपया मैंने अपना खुद खर्चा किया, यानी कि कम कम कोई लाख 2 लाख तो लिया नहीं जा रहा है फीस। फिर भी हमने आपका स्वयं से 1.5 2 लाख खर्चा किया आंदोलन में। और सैकड़ों लोगों को लेकर हम लखनऊ गए थे अपने खर्चे पर, यानी कि खाना भी खिलवाया गया था, आपका टिकट भी दिया गया था। जो भी खाना हो खाइए, उसमें कोई रोक टोक नहीं थी, तो खाना भी खाए। आंदोलन किया गया था, वहाँ के भी लड़के आए थे। ये कि तो एक बार और लड़ाई लड़ी जाएगी, इसमें शक नहीं है भाई, हिम्मत नहीं हारना है। आपका लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे हार होगी या जीत। अब वैकेंसी आ जाए तब क्लियर होगा कि क्या हुआ है, क्योंकि आदमी काफी मने लंबे समय तक लड़ाई लड़ा था, इसमें कोई शक नहीं है। और कोई सहयोग नहीं किया एक पैसे का कोई टीचर इलाहाबाद का, लड़कों सब जगह गए लड़के, लेकिन कोई एक मने पाई का भी कोई अध्यापक सहयोग नहीं किया। तो हुआ कि आंदोलन रुकेगा नहीं, भले कर्जा लेकर चले। और हजारों लोगों का जुलूस निकाला गया था। भाई तमाम लोग गवाह हैं, आपका हाई कोर्ट से कंपनी गार्ड तक, मैंने कंपनी आपका बाग तक, हजारों लोग शामिल थे लड़के इलाहाबाद के। और उसी समय आदमी बूम भी हो गया। बूम हो गया मतलब जब जो नहीं जानते थे वो भी मनोज सर को क्या हो गए, जान गए। तो ये नहीं उसका फायदा भी मिला भाई, ये हम नहीं कह सकते कि फायदा नहीं मिला, क्योंकि भाई आपका
उसका फायदा भी मिला। और आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर पढ़ाया जा रहा है फ्री में एक दो सब्जेक्ट, उसका भी ऑनलाइन में फायदा मिला है। हजारों एडमिशन, लोग भाई दूर दूर तक दिल्ली से दौलताबाद बैठे बैठे देख रहे हैं वीडियो। ये वीडियो बहुत दूर तक जा रहा है जो बताया जा रहा है, और इस वीडियो को देखते हुए तमाम लोग बैठे बैठे एडमिशन ले रहे हैं। तभी तो आदमी भाई संपत्ति बना रहा है, नहीं तो कहाँ से बनाता। भले ऑफलाइन वालों से कम ऑनलाइन वालों से ज्यादा आ रहा है पैसा। और ऑनलाइन ज्यादा हमारा चल रहा है, ऑफलाइन थोड़ा हम भी चाहते हैं कि भीड़ भाड़ क्या हो, कम हो। हाँ हाँ, अरे पढ़ने दीजिए, सबको संभाल लेगा। अब आप जैसे लोग हैं तो भूत प्रेत सबको संभाल लिया जाएगा। जो भी आएगा संभाला ही जाएगा। देखिए भाई, आपका फिर बैक हो आ जाए, ये भी बताना जरूरी है कि आप आंदोलन हो तो पीछे नहीं रहना है, अपने हक के लिए क्या करना है। और मैं किसी से डरा नहीं, फेसबुक बंद हो गया, आपका तमाम चीजें हुई, लेकिन आदमी डर कर कोई काम नहीं किया आज तक। यानी कि अगर आपका माने डीएम, यानी कि परमिशन कौन देता है, तो डीएम या एसडीएम। भाई पुलिस नहीं देती कि जुलूस निकालिए ना निकालिए, वो केवल रेगुलेट कर सकते हैं कि इस रास्ते से निकालिए, इस समय पर निकालिए। लेकिन अनुज्ञप्ति यही पॉइंट पकड़ना है कि लाइसेंस कौन देता है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट देते हैं, या तो जिला मजिस्ट्रेट जो जिले का सबसे बड़ा मजिस्ट्रेट है, या उसके नीचे आपका उपखंड मजिस्ट्रेट। तीसरा खंड देखिए, ऐसा आवेदन किए जाने पर वह अनुज्ञप्तिधारी के नामों को निर्दिष्ट करके और उन शर्तों को परिनिश्चित करके जिस पर ऐसा जमाव करने या जलूस बनाने के लिए परमिशन दी गई है, और इस धारा को अन्यथा प्रभावी करने के लिए अनुज्ञप्ति दे सकेगा। तो बताइए, डीएम या एसडीएम आपका अनुज्ञप्ति देने के लिए बाध्य हैं कि विवेकाधिकार है, तो देगा कि दे सकेगा? तो जहाँ भी सकेगा रहेगा, इसका मतलब कि चाहे वह करे या करने से क्या कर दे, इनकार। यानी कि अगर यही शब्द रहता देगा, तब तो भाई बाध्य था, लेकिन दे सकेगा। फिर एक बार समझिए, आपका झारखंड में भी एफआईआर में फंसा दिया था कि दूसरी जो कॉपी है एफआईआर की, वह शिकायतकर्ता या सूचनादाता को दी जा सकेगी कि दी जाएगी। तो वहां दी जाएगी एफआईआर की कॉपी, और दे दिया था दी जा सकेगी, तो सकेगी सही नहीं है, क्या होगा? यहाँ फिर एक बार समझिए, यानी कि डीएम या एसडीएम चाहे तो लाइसेंस दें, और चाहे तो लाइसेंस देने से क्या कर दें, इनकार। अगर लाइसेंस देते हैं तो उसमें कंडीशन लगा सकते हैं, शर्तें लगा सकते हैं, और जो लोग भाई मुखिया हैं उनके नाम लिखे जाएंगे कि ये जलूस निकालेगा या ये सभा करेगा। भाई हजारों लोगों के तो नाम नहीं, तो जो 5 लोग 4 लोग या मुखिया हैं उनका क्या लिखा जाएगा, नाम। अगला देखिए, परंतु ऐसी किसी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन या उसके अनुदान पर कोई फीस नहीं लगाई जाएगी। यानी कि अब जलूस निकाल रहे हैं, सभा कर रहे हैं और अनुज्ञप्ति ले रहे हैं, तो क्या माने उसके लिए कोई शुल्क भी आपसे लिया जाएगा? नहीं। क्यों नहीं? ये तो मौलिक अधिकार है भाई। बस यहाँ तो ये है कि विधि व्यवस्था क्या कर किया रहे, बनी रहे, इसलिए धारा 30 की क्या हुई है, रचना। चौथा आपका काफी महत्वपूर्ण है जो पूछा गया है, कि जो पुलिस अधीक्षक है वो मार्गों में संगीत, वह त्योहारों और समारोहों के अवसर पर मार्गों में कितना संगीत हो उसको भी विनियमित कर सकेगा। यानी कि ये पूछा गया था कि आपका समारोह और त्योहार के समय पर आपका मार्ग में कितना तेज संगीत बजे, यानी कि डीजे बजे, उसको भी एसपी साहब क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। यहाँ भी आपको समझना भाई, डायरेक्ट यही आपका वाक्य दिया है कि ये कहाँ प्रावधान है, तो धारा 30 के किस क्लाज में है, 4। अंडरलाइन कर लीजिए, पिछली बार ही आया। अब इस पर आपका थोड़ा व्यू देखिए डिटेल में। देखिए, एक तरफ आपका धर्म है
और दूसरी तरफ आपका कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण है। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि धर्म के आधार पर पर्यावरण को प्रदूषित करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फिर आपका इनरी रामलीला मैदान का केस आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आर्टिकल 21 में निद्रा या स्लीपिंग का भी अधिकार शामिल है। आप किसी की निद्रा में खलल नहीं डाल सकते। तो जो ये संगीत बजाते हैं, जलूस में हो या ऐसे भी हो, तो उसका भी नियम है। और आपका एक दो पॉइंट समझिए। संगीत का एक तो भाई आपका रेगुलेट किया जाएगा पुलिस अधीक्षक द्वारा। तो जो रेगुलेट किया गया है वह ये है कि शादी विवाह में आप कितने बजे तक केवल डीजे बजा सकते हैं? 10 बजे, 12 नहीं। क्या सोने में खलल डालेंगे? यानी पूरा रात आधी काट देंगे आप तो डीजे में 10 बजे तक। और 10 बजे के बाद अगर डीजे बज गया तो ये पुलिस वाले क्या करेंगे? सब डीजे वालों को और उसको उठा ले जाएंगे और उठा के थाने में बंद कर देंगे। अब पनौती लगेगी और तब छोड़ेंगे। पनौती समझ रहे हैं ना? पनौती अदरौना लगाना पड़ेगा। पनौती लगानी पड़ेगी तब थाने से, उसमें भी क्या लेंगे? और 4 डंडा मारे बेंगे, रात भर रहेगा डीजे वाले। तो 10 बजे के बाद नहीं बजाना, रेगुलेट किया गया है। किस खंड के तहत पावर है? तो आपका धारा 30 के किस क्लास के तहत? 4। दूसरा, जो ये जलूस वलूस निकाला जाता है, अब कितने ध्वनि में आप डीजे बजाएंगे, इसका भी, कितने डेसिबल ध्वनि होनी चाहिए, इसका भी नियम है। लेकिन इतना तेज लोग बजाते हैं कि चले जाइए पास तो लगता है कान का पर्दा फट जाएगा। ये अवैध है। पुलिस चाहे तो इनको क्या कर सकती है? अंदर। लेकिन अब कौन मना करे? तो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने आपका कड़ा निर्णय दिया था। डीजे पर पूरी तरह रोक लगा दिया और कहा कि एक बार गलती तो 50,000 या 1 लाख, जो भी याद नहीं है, और दोबारा पकड़ लिए गए तो 2 लाख, और 2 लाख देना पड़ेगा। तो अब डीजे वाले वकील करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि रोजी रोटी ही बंद हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। नहीं तो डीजे यहाँ बजा नहीं 1 साल तक। मान के चलिए शादी ब्याह में शहर में डीजे बजा नहीं, क्योंकि पुलिस उठाकर 2 लाख का, जितना आएगा नहीं उतना क्या होगा, चला जाएगा। तो आपका बताया जाएगा संविधान के आर्टिकल 21 में, आपका जब बताया जाएगा तब वहाँ डिटेल में पढ़ना रहता है। लेकिन बस ये समझिए कि जो ये एसपी रैंक के अधिकारी हैं, कोई समारोह हो रहा है, जुलूस हो रहा है, सभा हो रही है, त्योहार है, तो मार्ग में कितना तीव्र संगीत बजे, यानी कि उसकी आवाज़ कितना तेज हो, इसको क्या कर सकते हैं? रेगुलेट, विनियमित, यानी कि इसको निर्धारित कर सकते हैं। किस खंड में है आपका? धारा 30 के किस क्लाज में था? 4। इस प्रकार काफी लंबा समय ले ली धारा 30, लेकिन आपका काफी महत्वपूर्ण थी, इसमें कोई शक नहीं है। अब आइए धारा 30A। अब आईपीसी से भी कोरिलेट होगा। धारा 30A ये कहती है कि अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने वाले जमाओं और जुलूसों के संबंध में सख्तियां। अब फिर यानी कि धारा 30 है किसकी पूरक धारा है? धारा 30 के तहत कौन अनुज्ञप्ति या लाइसेंस देता था जुलूस निकालने या सभा करने की? डीएम या एडीएम। और ये लोग क्या लगा सकते थे उसमें? कंडीशन, यानी कि शर्त। अगर कोई व्यक्ति लाइसेंस पाया और लाइसेंस पाकर कोई जुलूस निकाला या सभा किया और जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने कंडीशन लगाई है, उस कंडीशन का, उस शर्त का क्या किया है? उल्लंघन। तो इसका परिणाम क्या होगा? तो परिणाम किस धारा में है? 30A। तो 30A किसकी सप्लीमेंट्री धारा है? 30 की। रटे रहिएगा, लिखवा जाएगा इसको। आगे देखिए 30 है भाई, क्योंकि आपका
47 धारा है तो बीच में 4 धारा निर्सित ही हैं। तो इस हफ्ते तक हमें हर हाल में जो ये पुलिस एक्ट 47 धाराएं हैं इसको निपटा देना है शनिवार तक, क्योंकि 4 धाराएं बीच में समाप्त है और 2-3 धाराएं बहुत छोटी हैं। एक धारा और आपका बड़ी मिलेगी 34, जिसमें कि हो सकता एक लेक्चर पूरा लग जाएगा और धाराओं में दम नहीं है उतना। देखिए आपका 30 है, कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस का जिला अधीक्षक यानी कि कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या एसपी साहब या पुलिस का अपर यानी कि एडिशनल एसपी या ज्वाइंट एसपी या असिस्टेंट एसपी यानी कि सहायक एसपी या पुलिस निरीक्षक यानी कि अब इसमें पावर किसको हो गया, पुलिस इंस्पेक्टर को, या थाने का भार साधक पुलिस अधिकारी यानी कि एसएचओ यानी कि थानेदार अर्थात थाना प्रभारी कहते हैं अधिकारी ऐसे किसी जुलूस को जो अंतिम पूर्वगामी धारा के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करता है रोक सकेगा, और उसे या ऐसे किसी जमाव को जो किन्हीं यथापूर्वोक्त शर्तों का अतिक्रमण करेगा बिखर जाने का आदेश दे सकेगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही मिला कि अगर कोई जुलूस या सभा हो रही है और वह जो धारा 30 में लाइसेंस दिया गया है उस लाइसेंस के शर्तों का उल्लंघन करती है, तो कौन रोकने का हकदार है, तो कौन ऐसे जुलूस को रोक सकेगा, सभा को रोक सकेगा कि अब बंद करो सभा, अब रोको जुलूस, तुमने कौन कौन रोक सकता है लिस्ट याद रखिएगा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोई रोक सकता है कि नहीं, रोक सकता है। एसपी रैंक का अधिकारी रोक सकता है कि नहीं, रोक सकता है। आपका इंस्पेक्टर रोक सकता है कि नहीं, रोक सकता है। और थाने का भार साधक अधिकारी यानी कि थाना प्रभारी रोक सकता है कि नहीं, रोक सकता है। तो एक लाइन बस याद रखिए कि थाना प्रभारी और उससे ऊपर के जो पुलिस अधिकारी और कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसे जमाव और जुलूस को क्या करेंगे, रोक सकेंगे, और रोकने के बाद कहेंगे कि अब तितर बितर यानी कि यहाँ से भाग जाओ, यानी कि जुलूस छोड़कर भागो, या सभा क्या करो छोड़कर भागो। अगर नहीं होते लोग या नहीं रुकते तब तो भाई सीआरपीसी के तहत तब क्या होगी, कुटाई और तितर बितर जबरदस्ती किया जाएगा। देखिए खंड 2 जो कोई जुलूस या जमाव अंतिम पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन दिए गए किसी आदेश के पालन करने में उपेक्षा करता है, इनकार करता है, तो वह अब कैसा जमाव समझा जाएगा, अनलॉफुल यानी कि विधि विरुद्ध। अब आइए यानी कि फिर एक बार आपका उदाहरण से देखें तब सीआरपीसी भी जोड़ना है, आईपीसी भी। धारा 30 के तहत आपका लाइसेंस दिया गया सभा करने या जुलूस निकालने के लिए, और उस लाइसेंस में क्या लगाई गई है, कुछ कंडीशन, कुछ प्रतिबंध यानी कुछ शर्तें लगाई गई। कोई व्यक्ति जुलूस अब निकाले तो उसका क्या कर्तव्य है कि इन शर्तों का पालन करे कि न करे, करे। अगर वह पालन नहीं करता तो उसका प्रभाव कहाँ दिया गया है, 30 है। और आपका थानेदार या उसके ऊपर का पुलिस अधिकारी या कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऐसे जुलूस को क्या कर सकेगा, अब रोक सकेगा, और तितर बितर होने का क्या देगा, आदेश। अगर इस आदेश का पालन ऐसे जुलूस या सभा के लोग नहीं करते तो उनका जमाव क्या माना जाएगा, अवैध, विधि विरुद्ध, अनलॉफुल। तो अवैध विधि विरुद्ध अवैध जमाव या विधि विरुद्ध जमाव कहाँ परिभाषित है, आईपीसी में 141, किसमें, 141 में है। और ऐसे जमाव को अब तितर बितर किया जाएगा तो तितर बितर किया जाएगा तो सीआरपीसी अप्लाई होगी,
और सीआरपीसी की धारा 129 के तहत किसका प्रयोग? सिविल बल। और सिविल बल से भी नहीं जमाव या जलूस हटता तो कौन सा 130 में सीआरपीसी में आ जाएगा बल? सशस्त्र बल। और ऐसे लोग अगर बल या हिंसा करने लगे तो ये बलवा माना जाएगा 146। भाई आपका तो 129 130 जरूर याद रखिए। सिविल बल और सशस्त्र बल का प्रयोग करके इस जमाव को कुचल दिया जाएगा और बिखर बिखर बिखार दिया जाएगा। यानी कि क्या किया जाएगा? जबरदस्ती तितर बितर। तो इस प्रकार आपका 30A भी समाप्त हो गई। यहाँ जोड़कर पढ़ना है आईपीसी से भी और कहाँ से? सीआरपीसी। अगला देखिए भाई आपका 31 देखिए। पुलिस लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी। यानी कि फिर एक बार पुलिस का कर्तव्य हम आ गए कि पुलिस का क्या कर्तव्य है कि लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखे। तो देखिए क्या कर्तव्य पुलिस का यह कर्तव्य होगा कि वह सड़कों पर और लोक मार्गों पर, आम रास्तों पर, घाटों पर और उतरने के स्थानों और लोक समागम के अन्य सब स्थानों में व्यवस्था बनाए रखें और जमाओं और जलूसों के होने के अवसर पर लोक सड़कों और लोक मार्गों में लोक उपासना के समय उपासना स्थलों के आसपास और किसी भी अवस्था में जब किसी सड़क मार्ग, आम रास्ते, घाट या उतरने के स्थान पर भीड़ हो या उसमें बाधा होने की संभावना हो तो बाधाओं का क्या करे? निवारण। अब एक करिए व्यवस्था बनाए रखे। सब काम तो पुलिस का ही हो गया। यानी कि यात्री जहाँ उतर रहे हैं वहाँ भी, जहाँ लोग जुटते हैं वहाँ भी, घाट पर भी, लोक मार्ग पर, तो एक कर्तव्य को निभवाइए। तो पुलिस का पहला कर्तव्य है कि वह सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखे। यानी कि सड़कों पर आसानी से आवाजाही हो, ट्रैफिक जाम न हो, लोगों की भीड़ न लगे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपका पुलिस। और देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस लगी रहती है और हमेशा ट्रैफिक को क्या करती हैं? कंट्रोल, ताकि सड़कों पर रास्ता जाम न हो। दूसरा है लोक मार्गों पर, यानी कि जो सार्वजनिक मार्ग हैं, पुलिस का कर्तव्य है कि वहाँ भी रास्ता जाम न हो और आवागमन सुचारू रूप से क्या करता रहे? चलता रहे। आम रास्तों पर, घाटों पर, घाटों माने जहाँ स्नान है वहाँ भी भीड़ भाड़ न हो, कोई डूबे न, व्यवस्था बनी रहे। जैसे कि संगम में मेला लगा तो पुलिस का ही कर्तव्य होगा कि सब लोग सुरक्षित स्नान करें, सुरक्षित बाहर निकलें, कोई कुचला न जाए। वैसे मेले में तमाम लोग कुचल के क्या होते हैं? मर ही जाते हैं। आपका भारत जो है ये आपका नागों का देश है, सपेरों का देश है, अंधविश्वासी ज़्यादा हैं। एक सियार बोला हुआ तो सभी सियार क्या बोलेंगे? हुआ। ये नहीं देखेंगे कि वो सियार क्यों बोला है। तो ज़्यादा लोग, ये सही बात है कि ज़्यादा लोग अंधविश्वासी ज़्यादा हैं और इसी का फायदा आपका राजनीतिक पार्टियां भी उठाती हैं। आपका नेता परेता और दरवेश और बाबा जो हैं इसी का फायदा उठाते हैं कि ये कर दोगे तो ये हो जाएगा, ये कर दोगे तो ये हो जाएगा, स्वर्ग की हम क्या दिखा देंगे तुम्हें? सीढ़ी। तो अब आगे हमारे बस की बात नहीं है भाई। आगे देखिए। लोक समागम के स्थल, यानी कि जहाँ पब्लिक प्लेस हो, पार्क हो, आपका कह सकते हैं खेलने के स्थान है इत्यादि पर उसमें बाधा न हो और व्यवस्था क्या रहे? बनी रहे। आपका तो देखते हैं अभी ठेला वाला वालों के लिए आपका धारा 34 आएगी। ठेला वाला से वसूली करा जाएगा, सब्जी वालों से एक एक टमाटर, एक एक प्याज दीजिए। तो बाद में अभी आएगा, थोड़ा धैर्य रखिए। आइए धारा 32 देखिए भाई। ठीक पूर्ववर्ती 3 धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों की अवज्ञा के लिए शास्ति। यानी कि धारा 30, धारा 30A और 31
तीनों की पूरक धारा कौन है? तो धारा 32 कौन है? ठीक पूर्ववर्ती तीन धारा मतलब कौन कौन धारा? 30, 30A और 31। तो अगर इन तीनों के तहत कोई आर्डर दिया गया है सड़क पर व्यवस्था बनाए रखने, जुलूस इत्यादि के लिए, और उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपका कौन सी धारा अप्लाई होगी? आपका 32। तो देखिए 32 में तो पहला क्वेश्चन बनता है कि 32 किसकी पूरक धारा है? 30 की, कि 30A की, कि 31 की, कि तीनों की? हाँ, क्योंकि स्पष्ट लिखा है ठीक पूर्ववर्ती कितनी धारा? 3। तो 3 धारा कौन हो गई भाई? 3 को जोड़ लीजिए, 29 तो अलग हो ही गए ऐसे ही। तो 30, 30 है और कौन सी? 31। अब देखिए बैरक्टी भाषा, ठीक पूर्ववर्ती तीन धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों का विरोध या अवज्ञा करने वाला या संगीत के लिए या जमाओं और जुलूसों के आचरण के लिए पुलिस के जिला अधीक्षक या अपर जिला अधीक्षक द्वारा अनुगत शर्तों का अतिक्रमण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर 200 रुपये से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होगा। यानी कि अगर वायलेशन करते हैं तो कितना दंड मिलता है? अधिकतम 200। अब आइए 32A और 32B। 32A देखिए भाई, आपका देखिए आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जब भी 32A पढ़िए, सीआरपीसी की धारा 144A पढ़िएगा, और जब आपका 32B पढ़िएगा तो आईपीसी की धारा 153A पढ़िएगा। फिर एक बार ध्यान से समझिए, जब जब आप पुलिस अधिनियम की धारा 32A पढ़िएगा तो सेम प्रावधान आपका सीआरपीसी की धारा 144 का, यानी कि 144A में दिया गया सेम। जब आप पुलिस अधिनियम की धारा 32B पढ़ेंगे, 32 ख पढ़ेंगे, तो सेम प्रावधान आपका ऐसा ही सेम प्रावधान माने वैसा ही एकदम आपका आईपीसी की धारा किसमें दिया गया है? 153 क, यानी कि डबल क, और हिंदी में कहा जाए माने इंग्लिश में कहा जाए तो 153A। याद रखिएगा, कोरिलेट करके पढ़ना है। इसको देखिए समय भी हो गया भाई, लंबा समय लगेगा इसमें भी आपका, कम से कम 15 से 20 मिनट, क्योंकि आपका सीआरपीसी भी हम बताएंगे, पहले आईपीसी, और आ जाएगा दोनों तो अपने आप दो धाराएं समाप्त हो जाएंगी। तो आपका सीआरपीसी की धारा 144A और आईपीसी की कौन सी धारा? 153 है। पुलिस एक्ट की कौन सी धारा? 32 है। पढ़ कर आइएगा, तब हम कल तो बताएंगे। सीआरपीसी लिखवाया जाएगा भाई, मैंने आपका सीआरपीसी आज लिखवाया जाएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाकर ही लिखवाएंगे अभी 15 मिनट बाद, ताकि भाई लिखवाने का कार्यक्रम भी आगे बढ़े। पुलिस एक्ट आपका अब 47 धारा हो जाए तब 2 दिन लिखवा देंगे, यानी कि इस हफ्ते प्रयास ये किया जाए कि जो अधिनियम है वो क्या हो जाए? समाप्त।